डायलॉग विथ मॉन्क का सेशन और साथ में TPF का नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। तो इसलिए आज का सब्जेक्ट TPF वालों ने रखा कि प्रोफेशनल ग्रोथ में स्पिरिचुअलिटी कैसे रिलेटेड है। सामने जो लोग बैठे हैं वो डिफरेंट प्रोफेशंस में है। कोई CA है, कोई डॉक्टर है, कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, मैनेजमेंट साइड है। तो बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्री लेके बिजनेस में आ चुके हैं, पर ग्रोथ सबके लिए लगभग एप्लीकेबल है और चाहते हैं कि मेरी ग्रोथ हो। यदि कोई एम्प्लॉई है तो वो चाहता है कि मैं टीम लीडर बन जाऊं, टीम लीडर है तो चाहता है कि मैं मैनेजर बन जाऊं, मैनेजर है तो जोनल मैनेजर तो VP, MD, डायरेक्टर, कुछ ना कुछ चाहता है कि मेरी ग्रोथ होती रहे। यही सेम सीन चाहे वो एडवोकेट हो तो वो चाहता है कि मेरी ग्रोथ हो। मे भी सुप्रीम कोर्ट में है तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो जाऊं, सॉलिसिटर बन जाऊं, सॉलिसिटर जनरल बन जाऊं, कुछ ना कुछ ग्रोथ करता रहूं। डॉक्टर है तो वो भी यही चाहता है कि ग्रोथ हो, बिजनेसमैन भी चाहता है ग्रोथ हो, हम साधु लोग भी चाहते हैं कि हमारा ग्रोथ हो। तो ग्रोथ तो हर कोई चाहता है, बट ग्रोथ का तरीका क्या हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक लोग ग्रोथ का तरीका समझते हैं, वो समझते हैं कि मेहनत करो, एफर्ट करो, खुद को अपग्रेड रखो, उससे आपकी ग्रोथ होगी। जैसे ही अपग्रेडेशन बंद हुआ तो वैसे ही ग्रोथ का रास्ता बंद हो जाता है। आपको अपने आप को कंटिन्यू इस भागदौड़ में, पेस में बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है। तो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से है कि जो पुराना सीखा हुआ है उसको कैरी ऑन करना। पुराना सीखे हुए कोई केवल मॉडिफाई करते रहें तो हमारी ग्रोथ अपने आप हो जाती है। और स्पिरिचुअलिटी का जहाँ तक क्वेश्चन है तो लास्ट जो डिस्कस था डायलॉग विथ मॉन्क का, वो इसी के ऊपर था कि व्हाट इज स्पिरिचुअल एंड व्हाट आर रिचुअल। तो उसके ऊपर मैं वापस डिस्कस करना नहीं चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लोगों ने उसे सुन रखा है, नहीं सुना है तो सुन सकते हैं। बट यहाँ मेन क्वेश्चन है कि स्पिरिचुअलिटी जिसके बारे में हम जानते हैं, अध्यात्म, वो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में कैसे हेल्पफुल हो सकता है टू ग्रो। कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूँगा। स्पिरिचुअलिटी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है माइंडफुलनेस। जहाँ हम अध्यात्म की बात करते हैं तो अध्यात्म हमें कहता है कि माइंडफुल रहो, भाव क्रिया। जिस समय में जो काम कर रहे हो उस समय में वही काम करो। बहुत सालों पहले मल्टीटास्किंग का जमाना था, जब कहते थे कि एक साथ मल्टीपल काम करो तो आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। आज उन्हें रियलाइज होने लगा कि मल्टीपल काम साथ करने से एनर्जी ड्रेन ज़्यादा होती है और फोकस कंसंट्रेशन डाइल्यूट हो जाता है, तो वो ग्रोथ नहीं हो पाती। और यदि ग्रोथ होती भी है तो इतनी बिखरी होती है कि कोई भी रिजल्ट आ नहीं पाता। तो इसलिए आजकल मैनेजमेंट में सिखाया जाता है माइंडफुलनेस। जो स्पिरिचुअलिटी का पार्ट था वो बिजनेस का पार्ट बन चुका है कि यदि माइंडफुलनेस है तो आप सब चीज़ को अच्छे से कर पाओगे। 3 घंटे का काम आपका 1 घंटे में हो जाएगा। कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स लें, जैसे आप कोई ऑफिस पे बैठे हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं या कुछ थॉट कर रहे हैं कि आज मुझे क्या करना चाहिए। 2 मिनट सोचा नहीं, इतने में फ़ोन कॉल आ गया, बात में लग गए तो डिस्ट्रैक्शन हो गया। फिर वापस 5 मिनट प्लानिंग में लगे, इतने में चेक करने के लिए उठा लिया कि कुछ व्हाट्सएप आया क्या, तो अगेन डिस्ट्रैक्शन। कोई मीटिंग चल रही है, कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। यदि माइंडफुलनेस नहीं है तो हर समय दिमाग इधर उधर भागेगा
और दिमाग जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा उतना हमारा कंसंट्रेशन एंड फोकस कम होता जाएगा, उतना रिजल्ट बेटर नहीं आ पाएगा, कम आएगा। तो यदि ग्रोथ चाहिए तो माइंडफुलनेस इंपॉर्टेंट है। माइंडफुलनेस को बढ़ाने के लिए दो अच्छे तरीके हैं। एक तरीका है मेडिटेशन, जिस पे मैंने कई बार चर्चा की है, और ये वेल नोन फैक्ट है कि मेडिटेशन के माध्यम से हम अपनी भाव क्रिया को डेवलप कर सकते हैं, एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। उसका वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन है समताल श्वास प्रेक्षा, जिसे बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। दूसरा, इसका एक बहुत अच्छा तरीका है माइंडफुलनेस को डेवलप करने का, वो है कि आप इसे याद करते रहें। प्रेजेंट मोमेंट, अभी क्या है, जिस समय जो काम कर रहे हैं उस समय जस्ट टेक अ पोज और ये देख ले मैं अभी क्या कर रहा हूं। अच्छा, अभी मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है, जस्ट उसको नोट किया दिमाग में कि मैं खाना खा रहा हूं, आई एम इन प्रेजेंट, अपना काम करो। ड्राइव कर रहे हैं, ओके, आई एम ड्राइविंग। एक वर्ड लगा दे, ओनली, ओनली ड्राइविंग, ओनली ईटिंग, ओनली थिंकिंग, ओनली डिस्कशन। तो क्या होगा कि ओनलीनेस आने से वो माइंडफुलनेस हो जाता है। खाना खा रहे हैं और फोन पे बात कर रहे हैं, तो ना तो खाने पे ध्यान ठीक से है, ना बात में ध्यान ठीक से। दो में से एक चीज तो सफर करेगी। एक समय में एक काम कर ले। बहुत से लोगों को आदत है कि गाड़ी चलाते समय फोन पे बात करते रहेंगे। स्पीकर है, ब्लूटूथ है, चालू कर दो, बोलते रहो। अब 1 घंटा तो चुप रहा नहीं जाता, तो गाड़ी चलाते समय कभी ध्यान नहीं रहा तो वह एक्सीडेंट को इनवाइट करते। सो माइंडफुलनेस यदि ड्राइविंग में हो तो ड्राइविंग भी मेडिटेशन बन सकता है। हमारी आदत की बात है, हैबिट। आप लोग, बहुत से लोगों ने सुन रखा होगा एटॉमिक हैबिट्स के बारे में, बुक पढ़ी होगी कि हैबिट कैसे बनाएं। तो हैबिट बनाने के लिए आपको उसे बार बार रिमाइंड करना पड़ेगा। माइंडफुलनेस, लिव इन प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट में हूं, अभी मैं ये कर रहा हूं, आई हैव टू डू ओनली दिस। तो ओनली की जब आदत पड़ जाएगी तो आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। जस्ट लाइक अ लाइट। तो एक लाइट है, जब उसको पूरा कंसंट्रेट करके एक जगह कर दिया जाए, सो इट बिकम्स लेजर बीम। और वो लेजर बीम है तो वो डायमंड को भी काट सकती है। लाइट कुछ भी नहीं, कागज को भी नहीं फाड़ सकती, और लेजर है वो डायमंड को भी काट सकता है, बिकॉज इट हैव द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। तो यदि हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा तो ग्रोथ तो अपने आप बढ़ेगी। तो माइंडफुलनेस इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ग्रोथ के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इमोशनल इंटेलिजेंसी। आईक्यू के बाद ईक्यू और एसक्यू का जमाना है। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बढ़ रही है, लोग डेली चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं, कोई बार्ड को यूज कर रहा है, कोई मिड जर्नी यूज कर रहा है, कोई कुछ कोई कुछ। तो जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रोथ के लिए है इमोशनल इंटेलिजेंसी। इमोशनल इंटेलिजेंसी दोनों जगह काम आएगी। फर्स्ट, चेक योर इमोशंस। अभी क्या इमोशन क्या चल रहा है। जिस समय मुझे गुस्सा आए उस समय रियलाइज होना चाहिए कि मुझे गुस्सा आया। आपने गुस्सा तो किया, बट कभी उसको रियलाइज भी करो कि मैंने गुस्सा किया, उसका कारण क्या था। कारण कभी खोजा नहीं खोजा। गुस्सा किया, ब्लास्ट हुए, खत्म हुआ, बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं। उसको वापस रिट्रोस्पेक्ट कर ले कि गुस्सा आया तो क्यों आया, उसका कारण क्या बना, और क्या इसका कोई अल्टरनेट था कि गुस्सा किए बिना काम चल जाता। तो इमोशंस तो दिन में ऐसे 20 बार बदलते हैं। आजकल लोगों ने बहुत ने अपने स्मार्टफोन में मूडोमीटर लगा रखे हैं, अभी क्या मूड है वो उसको रैंक करते रहते हैं। बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके ऊपर में पॉन्डर करना कि मेरे इस इमोशन का कारण क्या है। तो कारण को जब पहचानने लग जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएगी। गुस्सा करने का कारण क्या बना, तो हो सकता है कि किसी स्टाफ ने कोई काम ठीक से नहीं किया और मैंने उस पर गुस्सा किया। तो
तो उसने ठीक से काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया, हो सकता है उसके पीछे उसकी कोई मजबूरी रही होगी। तो वो मेरे इमोशन में ये होना चाहिए कि मुझे गुस्सा आया, सो दैट वाज लॉजिकल और जस्ट इमोशनल, कभी भी आउट ऑफ द ब्लास्ट हो गया और मैंने उसके ऊपर फायर कर दिया। और यदि गुस्सा आ भी गया तो उसे जो प्रेस किया, तो एक्सप्रेस करते समय में मैंने कहीं लाइन तो क्रॉस नहीं कर दी। गुस्सा तो घर में भी आ सकता है, कभी माँ बाप पे भी आ गया, भाई पे आ गया, वाइफ पे आ गई, बच्चों पे आ गया, और एक का गुस्सा दूसरे पे निकाल दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंसी होना, खुद के इमोशन को चेक करते रहना, चाहे वो फियर का इमोशन हो, एंगर का इमोशन हो, प्राइड का इमोशन हो, ग्रीड का इमोशन हो, कोई भी इमोशन, उसको जस्ट चेक करते रहे, देखते रहे। अपना सच में सिज्जा संपिक्षय अपगम अपयनम, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। परीक्षा ध्यान का एक इंपॉर्टेंट सूत्र है, सी योरसेल्फ थ्रू योरसेल्फ। इसका मतलब ये होता है कि अपने डिफरेंट काइंड ऑफ आत्मास को देखना, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस को देखना, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना है। कि मेरे क्रोध की आत्मा हुई तो क्या हुआ, कषाय आत्मा है तो उसे देखा, प्रमाद हुआ तो देखा। तो डिफरेंट इमोशंस को चेक करते रहें तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंसी ठीक हो जाएगी। इमोशन यदि कंट्रोल में है तो बिजनेस में ग्रोथ है, इमोशन यदि कंट्रोल में है तो स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ है, इमोशन यदि कंट्रोल में है तो प्रोफेशनल में ग्रोथ है। यदि एक बहुत अच्छा डॉक्टर है और किसी भी आने वाले मरीज पे गुस्सा करे तो क्या कोई उसके पास जाएगा? ऑब्वियसली नहीं, कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो। वो देखेगा यार बिना मतलब अभी चिड़चिड़ करेगा, इससे अच्छा दूसरे डॉक्टर को दिखा दो, क्योंकि ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन नहीं हो, मोनोपोली हो तो फिर भी चल जाए, बट ऑप्शन तो आजकल अवेलेबल है। मुझे याद है काठमांडू में एक बार बैंक वालों के साथ में इसी तरीके से डिस्कशन हो रहा था। तो उनमें जो डेस्क पे बैठे हुए थे, खासतौर से ये जो हेल्प डेस्क या क्या कहते हैं उससे, जहाँ पे ये कस्टमर केयर वाले, उनसे पूछा कि कस्टमर केयर वालों को यदि आपके ऊपर में कोई कस्टमर गुस्सा करता है तो आप क्या करते हो? बोला उसको शांति से जवाब देते हैं। मैंने कहा वो गाली देते हैं तो? बोला तो भी उसको शांति से जवाब देते हैं। मैंने कहा वही कोई परिवार में बोलता है तो कस्टमर केयर वाला भूल जाते हैं, फिर पूरा अपने इमोशन में आ जाते हैं, जो जैसे बोलना हो, झगड़ा करना हो, सब कुछ हो जाता है। तो क्या हम कस्टमर केयर वाले नहीं बन सकते हर समय? जब एक अननोन आदमी के साथ में भी प्यार से बात कर सकते हैं, तो क्या अपने कलीग्स के साथ में, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में प्रेम से नहीं बोल सकते? तो यदि इतना सा इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाएं तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ प्रोफेशनल ग्रोथ अपने आप हो जाएगा। धर्म का धर्म और फायदे का फायदा। क्रोध नहीं किया तो कर्मों की निर्जरा हुई, कर्मों का बंधन नहीं हुआ। शांत रहे, ईगो नहीं किया। ज़्यादा अहंकार करेंगे तो भी वही प्रॉब्लम है। यदि ज़्यादा प्राइड आ जाए तो चेक कर लो कि भी मेरा प्राइड का रीज़न क्या है। यदि मुझे ये लगा कि मैं सबसे बुद्धिमान हूँ तो मुझे ध्यान दे लेना चाहिए कि मेरे से बुद्धिमान तो अभी बहुत है। मेरा ज्ञान मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है, तो यदि आचार्य श्री से कंपैरिजन करूं तो उनके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है, तो मुझे अहंकार किस चीज़ का। मेरे पास बहुत पैसा हो गया तो आप किसी को भी याद कर लो, मुकेश अंबानी, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, जैक मा, जो भी है, तो आपको लगेगा आपके पास तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो आपके प्राइड को बचा देगी। तो अपने प्राइड को कंट्रोल रख के चलें तो अपने आप ग्रोथ है। अपने ग्रीड को कंट्रोल रख के चलें तो अपने आप ग्रोथ है। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी मीन्स एवरी इमोशंस को वॉच करते रहो, अपना ही नहीं, अपने साथ वाली जो टीम मेंबर्स हैं। एज अ बिजनेसमैन है तो एम्प्लॉइज का, एज अ टीम लीडर है तो कलीग्स का, एज अ कलीग है तो अपने बॉस का। सभी के इमोशंस को भी समझो कि उसने कोई काम किया है, कोई डिसीजन लिया है, तो प्रॉब्लम क्या थी उसके साथ में। हो सकता है कि आज आपके साथ काम करने वाले के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसके कारण से वो अपना 100% नहीं दे पा रहा है।
और आप उसके ऊपर फायर हुए जा रहे हो। तो इससे क्या होगा कि आपके रिलेशन बिगड़ जाएंगे। तो यदि आपने दूसरे के इमोशन को भी नहीं समझा, इतनी इमोशनल इंटेलिजेंसी भी होनी चाहिए कि हम उसके इमोशन को भी रीड कर पाए कि आज उसके साथ प्रॉब्लम है, तो थोड़ा एम्पैथी सिंपैथी के साथ बिहेव कर लें। यदि बहुत सी बार होता है ना कि घर में काम वाली बाई 2 दिन नहीं आती है तो उसका 200 रुपया काट देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि ये गरीब परिवार की महिला जो 28 दिन आपके यहाँ आकर के घर का सारा काम करती है, किसी कारण से हो सकता है उसके बुखार हो गई हो कि उसके बच्चे के बुखार हो गई हो, 2 दिन नहीं आई, तो आपने 200 काट लिया। 200 उसके लिए तो बहुत मायने रखता है, आपके लिए एक पिज्जा के बराबर भी नहीं है। तो क्या इतना इमोशंस दूसरे का नहीं समझ सकते? एक इमोशनल इंटेलिजेंसी हर चीज में होती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी यदि ग्रोथ करना है तो खुद के इमोशंस को भी चेक रखो और दूसरे के इमोशन को समझ के खुद को उसके अकॉर्डिंग मोड़ लो, तो आपकी ग्रोथ अपने आप तय है। तीसरा पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहूंगा प्रोफेशनल्स के साथ में खास तौर से, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस ले लेते हैं, स्ट्रेस होता नहीं है, स्ट्रेस लेते हैं। जैसे हैप्पीनेस इज आवर नेचर एंड सोरो इज आवर क्रिएशन। सोरो नेचर नहीं है, नेचर तो हैप्पीनेस है। वैसे ही स्ट्रेस इज नॉट आवर नेचर, स्ट्रेस इज अ क्रिएशन। क्यों? क्योंकि हमने एक गोल बनाया, एक टारगेट बनाया, मुझे ये टारगेट अचीव करना है, या आज का एक डेडलाइन डिसाइड किया, टू डू लिस्ट बनाई, जो कुछ भी किया, और उसको अचीव करना इंपॉर्टेंट है रादर देन डूइंग समथिंग। सो डूइंग है तब तक स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूं जो मेरे हाथ में है। टू अचीव ये मेरे हाथ में नहीं है, इसमें सारे सर्कमस्टांसेस लागू होंगे। किसी ने अपनी ग्रोथ की एक डेडलाइन बनाई या एक टारगेट बनाया कि मुझे आज 100 करोड़ तक ले जाना है, एक्सपोर्ट करना या इंपोर्ट करना है। गवर्नमेंट ने एक रूल लाया, रेगुलेशन लगाया, बोल दिया कि चावल का एक्सपोर्ट बैन है। अब उसका 100 करोड़ तो होगा ही नहीं, तो वो फिर क्या होगा? स्ट्रेस में आएगा। तो ये डेडलाइन या ये टारगेट या गोल बनाया किसने? खुद ने ही तो बनाया था ना। अत्त कड़े दुखे पमायनम, ये दुख किसने पैदा किया? खुद ने। तो खुद ही यदि दुख पैदा करेंगे तो दूसरा कहां भला करेगा? स्ट्रेस किसने पैदा किया है? खुद ने स्ट्रेस किया। और यदि किसी कारण से डेडलाइन बना लिया या टारगेट बना लिया तो पहला उसको फिजिबल नहीं बनाया, तो भी खुद की गलती है, इसके कारण से स्ट्रेस हुआ। और यदि फिजिबल बनाया तो दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हम उसे प्रोकास्टिनेट करते हैं। आज दिन में 6 काम करने थे, किए नहीं, शाम को बोलते हैं यार ठीक है अब कल कर लेंगे। अब कल के 6 काम, आज के 6 काम, 12 काम हो गए। अब 12 काम तो शाम तक होगा ही नहीं कोई भी हालत में, और अगले दिन फिर उसमें से 5 या 7 बाकी रहेंगे, वो फिर नेक्स्ट डे 18 काम हो जाएंगे, 19 काम हो जाएंगे। फिर कहेंगे कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। फिर जब 5 बजे 7 बजे ऑफिस से आना है, उसकी जगह रात को 9 बजे 10 बजे आएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि बच्चे इंतजार कर रहे थे, आप घर से आ नहीं सकते क्योंकि आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया। तो इसका कारण क्या था कि हमारा मैनेजमेंट सही नहीं था। तो मैनेजमेंट यदि सही होता, सब काम टाइम टू टाइम कर लेते, जिसे कहते हैं काले कालम समाये रे, तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती। या तो अपने वर्क को, गोल को, इस टारगेट को उसी तरीके से रखो कि बहुत इजी गोइंग और इजीली अचीव कर सको। करना मेरा काम है, रिजल्ट तो जितना आता है आता जाए, तो भी बहुत सी बार बढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन होगा कि यदि हम टारगेट ही नहीं बनाएंगे तो हम ग्रोथ कैसे करेंगे? क्योंकि यदि टारगेट नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है नवीन ऐसा ही कुछ सोच रहा है कि यदि टारगेट सेट नहीं है तो फिर मैं कुछ काम ही नहीं कर पाऊंगा, और यदि टारगेट हाई नहीं रखूंगा तो मैं पहुंचूंगा कैसे, ग्रोथ कैसे करूंगा? सो पहला कि टारगेट रखो, पर टारगेट को ऐसा रखो कि जो फिजिबल हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिजिबल हो, उसके साथ में उसकी प्लानिंग प्रॉपर हो। 6 P's का फार्मूला तो मोस्टली प्रोफेशनल जानते होंगे कि प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। तो यदि प्रॉपर प्रायर प्लानिंग होगी
तो वो स्ट्रेस नहीं देगा। और उसके बाद भी यदि कोई कारण से अचीव न हो तो स्ट्रेस मत लो, क्योंकि ये मेरा ही बनाया हुआ है, किसी ने आपके ऊपर थोपा नहीं है। उस स्केल को थोड़ा नीचे ले लो। काम करने में मैंने कोई कमी रखी तो उसे ठीक कर लो, बट यदि काम करने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उस ग्रोथ के मार्किंग को अपना प्रॉपर एडजस्ट कर लो। हार्ड एंड फास्ट स्केल नहीं है कि जहां रख दिया वहीं रहेगा, उससे ज़्यादा भी तो अचीव होता है, तो उससे कम भी हो सकता है। सो डोंट बी ऑन स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि यदि स्ट्रेस में होंगे तो आपके सारे काम उलट पुलट होंगे। जब भी देखा होगा कि प्रैक्टिकल घर में कभी जाने में लेट हो जाते हैं ना, कि ऑफिस जाना है या किसी मीटिंग में जाना है, 10 बजे का टाइम था और 9:55 तो घर पे ही हो रहे हैं, तो उस समय में फटाफट जाते हैं। और फटाफट जाने में अब मोजा खोज रहे हैं, मोजा कहाँ पे है, तो मोजा मिलता नहीं है। और मोजा खोजने के लिए एक ड्रावर खोला, दूसरा खोला, तीसरा खोला, उसमें से मोजा निकाला, तब तक पर्स पहले ड्राइवर में भूल चुके थे। और फिर याद आता है कि पर्स कहाँ है, और फिर उसको ढूंढते हैं, फिर अगेन वो की वही सेम स्टोरी। और जितना लेट होते हैं तो उसी दिन ज़्यादा लेट होता है, और उसी दिन आपको सारी चीज़ मिसमैनेज्ड मिलेगी, क्योंकि हड़बड़ी हो गई। तो हड़बड़ी में दिमाग सोच नहीं पाता कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। तो स्ट्रेस में हमारा वर्क परफॉर्मेंस घटता है। जितना रिलैक्स हुए उतना वर्क परफॉर्मेंस बढ़ेगा। स्ट्रेस होंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, और जो प्रीसियस काम हो या इमोशनल काम हो, मेंटल काम हो, वो तो और नहीं कर पाएंगे, डिसीजन गलत होगा। एक बार मुझे याद है डॉक्टर साहब ने बताया था, लुधियाना के लाजपत राय जी, वो आँख का ऑपरेशन कर रहे थे और किसी कारण से स्ट्रेस में आ गए। आँख तो उन्होंने खोल दी मरीज की, और उनका हाथ दूजने लग गया। अब हाथ शेक कर रहा है, तो वो बोले अब मैं ऑपरेशन में उसको ठीक कैसे करूं। ओटी में गए हुए हैं और कोई ऑप्शन भी नहीं है, बट चूंकि वो प्रेक्षा मेडिटेशन कैंप करके गए थे लाडनू में, तो उनका प्रेक्षा ध्यान सीखा हुआ था आचार्य श्री से। तो वो इमीडिएट नर्स वगैरह को बोला कि 2 मिनट वेट करना। साइड में गए, लॉन्ग ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस की, कायोत्सर्ग किया, 5 मिनट में नॉर्मल होके आ गए। तो कभी स्ट्रेस की सिचुएशन हो तो यदि हम लॉन्ग ब्रीदिंग का अभ्यास कर लें तो स्ट्रेस अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। स्ट्रेस नॉर्मल हो गया तो आपके बाकी सारे काम ठीक होने लग जाएंगे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यदि किसी को भी ग्रोथ करना हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, स्पिरिचुअल हो, बिजनेस हो या कोई प्रोफेशनल फील्ड हो। स्ट्रेस में न रह करके शांत रहना सीख जाए। आचार्य श्री का चेहरा याद कर लें, इतना काम चेहरा, इतना हंसमुख चेहरा तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां भी देखो वहां पे एक आर्टिफिशियल हंसी है सबके चेहरे पे, बट इनके भीतर से नेचुरल प्रसन्नता है, और ऐसी प्रसन्नता है जो देखता है उसको और प्रसन्न कर देता है। तो यदि उनके चेहरे को भी याद कर लेंगे तो हमारे मन में वैसी एनर्जी आ जाएगी और वो प्रसन्नता भीतर तक जा पाएगी। तो यदि स्ट्रेस से फ्री रहेंगे तो बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज पर्पस। कोई भी काम करें उसके पीछे का पर्पस क्या है। इस पे फर्स्ट डायलॉग विथ मॉन्क जो बॉम्बे में हुआ था, पर्पस ऑफ लाइफ, तो उसमें काफी कुछ डिस्कस किया था। तो किसी भी चीज के पर्पस को यदि आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको ग्रोथ करना भी इजी होगा, और ये डिसाइड करना इजी होगा कि मुझे ग्रोथ किस डायरेक्शन में करना है। केवल फाइनेंशियल बैलेंस शीट की ग्रोथ ही ग्रोथ नहीं है, भूल जाए इसे। खाली बैलेंस शीट की ग्रोथ को यदि ग्रोथ मान लेंगे तो आप हेल्थ की ग्रोथ को भूल जाएंगे, हैप्पीनेस की ग्रोथ को भूल जाएंगे, फैमिली की ग्रोथ को भूल जाएंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ को भूल जाएंगे, पर्सनल डेवलपमेंट के ग्रोथ को भूल जाएंगे। तो ग्रोथ हॉलिस्टिक होनी चाहिए। तो हॉलिस्टिक तभी होगी कि जब हम ग्रोथ के क्राइटेरिया को तय करें, पर्पस को तय करें कि मुझे किस दिशा में बढ़ना है और कितना बढ़ना है, किसकी कीमत पे क्या करना है। क्योंकि हर चीज कुछ न कुछ कॉस्ट तो रखती है। यदि आपने बहुत ज़्यादा धर्म ध्यान किया, 24 घंटे सामायिक की, तो हो सकता है कि बिजनेस में आपको नौकरी से निकाल दिया जाए एज अ प्रोफेशन। तो किसकी कीमत पे क्या अचीव करना है वो भी सोचना चाहिए।
हो सकता है कि दिन भर ही प्रोफेशन और बिजनेस में रहे तो वाइफ आपको तलाक दे के चली जाएगी, तो आपकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हो सकता है कि दिन भर बिजनेस पे ध्यान दिया, बच्चों के साथ में आपका कनेक्शन ही नहीं बना। दिन भर फैमिली और बिजनेस में रहे तो धर्म का पक्ष पूरा छूट गया। सो ओवरऑल ग्रोथ हो वही हॉलिस्टिक ग्रोथ है और पक्की ग्रोथ है। तो ग्रोथ के लिए हमें साथ साथ में पर्पस को ढूंढते रहना चाहिए। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, उस पर्पस को समझेंगे तो बाकी चीजें ठीक हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एथिकल डिसीजन। किसी भी फील्ड में हो, यदि एथिक्स के साथ में आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो आपकी ग्रोथ सस्टेन नहीं कर सकती। एथिक्स, चाहे उसे आप धर्म कह दो और मॉडर्न लैंग्वेज में एथिक्स कह दो, मुझे नहीं लगता कि दोनों में किसी भी तरीके का कोई विरोधाभास है। सच बोलना एथिक्स है, वही धर्म है। कंपेशन रखना एथिक्स है, वही धर्म है। ऑनेस्टी रखना एथिक्स है, वही धर्म है। तो धर्म को यदि साथ में रखेंगे तो ग्रोथ तय है। एथिक्स के साथ में यदि कंप्रोमाइज किया तो आप किसी भी कस्टमर के साथ में एक बार धोखाधड़ी दे सकते हो, दोबारा वो कस्टमर आएगा नहीं और आने वाले 10 कस्टमर को रोकेगा कि वो आदमी बेईमान है। तो आपकी एथिकल हमेशा मजबूत रहनी चाहिए। और एज अ बीइंग, एज अ जैन, एज अ तेरापंथी तो एथिक्स और ज़्यादा हाई होना चाहिए कि मुझे पता है कि मुझे साथ में लेके कुछ भी नहीं जाना है, और जितनी मुझे ज़रूरत है उतनी तो वैसे भी मेरी पूरी हो ही रही है, तो फिर मैं अनएथिकल काम करके ऐसा काम क्यों करूं। यदि आपने किसी का पैसा मारा है तो आपको चुकाना पड़ेगा, ये तो जैन धर्म का सिद्धांत है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यदि किसी ने लिया है तो मान के चलो कि या तो आपका कर्जा चूक रहा है और या फिर वो कर्जा चढ़ रहा है, दो में से एक चीज तो हो ही रही है। तो फिर इतनी बेवकूफ़ी आप क्यों कर सकते हो कि किसी का पैसा हड़प लिया और फिर आगे उसे ब्याज सहित चुकाते रहो। तो अनएथिकल एक्टिविटी होनी ही नहीं चाहिए। अनएथिकल केवल पैसे के मामले में ही नहीं होता, किसी भी तरीके से। सपोज आपकी एक कंपनी है और उसमें 15 एम्प्लॉय काम करते हैं। उन 15 एम्प्लॉय से आप काम लेते हैं, उनका वर्क आवर फिक्स था 10 to 5, और एक दिन आप उसको प्रेशर करके 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक भी रखते हैं। ट्राई करते हैं कि सेम सैलरी में इससे मैक्सिमम आउटपुट निकलवा लूं। इज इट एथिकल? गवर्नमेंट के रूल्स में ये ढूंढते हैं कि लूप होल्स कहां पे है। इज इट एथिकल? एथिकल है या नहीं है, इसका बहुत सिंपल फार्मूला है। जस्ट अपने छाती पे हाथ रखो और सोच लो कि ये गलत है या सही है, बिना दिमाग लगाए। क्योंकि दिमाग तो किसी भी चीज को जस्टिफाई कर सकता है, और खासतौर से प्रोफेशनल्स का दिमाग हो सो एवरीथिंग इज जस्टिफिकेबल। तो उसको साइड रख दे और दिल की सुन ले, इज इट एथिकल और नॉट। यदि मेरे साथ सामने वाले ने किया होता तो मैं क्या सोचता, बस आपको आंसर मिल जाएगा। 1 मिनट यदि अंतर आत्मा की आवाज सुनेंगे तो आपको पता होगा कि एथिकल क्या है। सेकंड चीज, यदि आपने अपनी कंपनी में अनएथिकल डिसीजन लिए तो औरों को पता हो या न पता हो, आपके स्टाफ को तो पता होगा ही होगा। उसको तो पता ही है कि हमारी कंपनी में ये पॉलिसी थी और ये डिसीजन लिया, या ये कस्टमर के साथ हमने इस तरीके से चीट किया है। सो मान के चलो कि हमने उतने एम्प्लॉइज को अनएथिकल होना सिखा दिया, उनकी हैबिट में डाल दिया कि अनएथिकल होना ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट टाइम वो अनएथिकल कहाँ होगा? कस्टमर के साथ हो सकता है वो मैनेजमेंट के साथ हो जाए। क्या तकलीफ, आपने ही तो सिखाया था ना। वो आगे सीख गया और उसने आपके ऊपर ही काम लिया, फिर बोलते हो कि ये बेईमान है। तो बेईमानी सिखाई किसने? तो एथिकल होने से फायदे ज्यादा है, एथिकल होने से नुकसान कम है, फायदे ज्यादा है। तो एथिकल होना धर्म है, एथिकल होना प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। छठा पॉइंट है वर्क लाइफ बैलेंस। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है ग्रोथ का।
यदि आपको बिजनेस में ग्रोथ करना है तो अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करना सीख जाए। फैमिली के साथ में टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि फैमिली के साथ में टाइम नहीं देंगे तो मान के चलिए कि आपका झगड़ा होना तय है, मूड खराब होना तय है। और जो मूड घर पे खराब होगा वो सारे डिसीजन ऑफिस में गलत होंगे। तो ग्रोथ किसकी खराब हुई? आपकी। एम्प्लॉय की भी यदि आपने उसको ओवर टाइम ज्यादा करवाया, ठीक है, कभी कभार इमरजेंसी अलग चीज है कि मार्च एंडिंग हो रहा है कि वो हो रहा है, तो कोई भी कंप्रोमाइज करता है, समझता है। बट यदि रेगुलर वे में सेम चीज हो रही है कि जहां आप केवल बिजनेस बिजनेस बिजनेस, पैसा पैसा पैसा, प्रोफेशन प्रोफेशन, क्यों? कि यदि मैं टारगेट अचीव नहीं करूंगा तो आजकल मल्टीनेशनल कंपनियों में सब में स्कोरिंग सिस्टम है, इतने ज्यादा डाल दिए कि उसके बिना आपका प्रमोशन नहीं है। और प्रमोशन नहीं है तो आप फिर अपने आप मन में आने लग जाता है कि जो 10 साल से काम कर रहा था वो तो कहीं पहुंच गया और मैं आज भी वहीं का वहीं हूं। कोई इससे पॉलिटिक्स बताता है, कोई प्रमोशन के चक्कर में और कुछ बताता है, और उस प्रमोशन के चक्कर में वो अपनी हेल्थ खो बैठता है, उस प्रमोशनल के चक्कर में वो अपनी फैमिली को खो बैठता है, उस प्रमोशन के चक्कर में उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, उस प्रमोशन के चक्कर में वो धर्म ध्यान भूल जाता है। तो क्या वो प्रमोशन बहुत कुछ हेल्पफुल होगा? आपका एक टैग लगा है जिसमें लिखा था मैनेजर, जोनल मैनेजर, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, इसके अलावा कुछ भी बदलना नहीं है। सैलरी स्केल तो थोड़ी बहुत बदलेगी, बट उस सैलरी से कोई बहुत ज़्यादा नींद आ जाएगी कि 2 रोटी अच्छी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक लिमिट के बाद में सब चीज़ एक जैसी हो जाती है। यदि वर्क लाइफ बैलेंस रखेंगे तो स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा तो आपकी हैप्पीनेस बढ़ेगी, हैप्पीनेस बढ़ेगी तो डिसीजन सही होगा, डिसीजन सही होगा तो ग्रोथ अपने आप तय। यदि वर्क लाइफ बैलेंस होगा तो आप 1 घंटा स्पिरिचुअलिटी के लिए, सोल के लिए निकालेंगे। वर्क लाइफ बैलेंस होगा तो आप 2 घंटा अपनी फैमिली के लिए देंगे। वर्क लाइफ बैलेंस होगा तो 1-2 घंटा आप अपनी सोसाइटी के लिए देंगे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, क्योंकि टीपीएफ के ऑफिस बियरर बहुत से यहाँ पे हैं, कि अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करके यदि आप टीपीएफ में समय दे रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। फैमिली का सपोर्ट साथ में होगा तो आप समय दें, सही कर रहे हैं। बट फैमिली को इग्नोर करके चाहे बिजनेस में समय दें, चाहे सोसाइटी में समय दें, तो वो गलत है। क्योंकि आपका हक अकेला टीपीएफ का नहीं है। बीइंग प्रेसिडेंट, पहले पूछ लो कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, 2 साल का मेरा समय जाएगा, मुझे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है या नहीं लेनी है। फैमिली के कंसेंट के साथ में बने और उसके बाद भी उसको बैलेंस करते चले। ये नहीं कि हर सैटरडे संडे टीपीएफ के नाम हो। पंकज, मैं सही कह रहा हूं, ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको चाहे स्कोर में सेंटर से कम स्कोर मिल जाए, मुझे लगता है कि वो इतना गलत नहीं होगा। अपितु टीपीएफ के स्कोर कार्ड में तो ये होना चाहिए कि आप अपनी फैमिली को कितना टाइम दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके सेंटर को, जो भी ब्रांच है, उसको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये प्रोफेशनलिज्म है। तो ऐसा होना चाहिए कि आप एक सैटरडे संडे को अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ साधु साध्वियों के पास जाएं। टीपीएफ के प्रोग्राम में जाते हैं वो अलग है, बट उसके सिवाय बच्चों को लेके जाएं। हिम्मत साल में 4-6 बार आता है दर्शन करने के लिए, बट अभी अपनी फैमिली को लेके आया है, तो अच्छा है। फैमिली को लेके आओ, उनको सेवा कराओ, बच्चों को लाओ और 3 दिन रहो गुरुदेव के पास में। साधु संतों से इंटरेक्ट करो। जहाँ पे बहिर्विहार में साधु साध्वियाँ, तो उनके पास में वीकडेज में ऑफ लेके जाओ, चाहे रात को जाओ, चाहे अर्ली मॉर्निंग जाओ, फैमिली के साथ जाओ। तो उससे आपके भीतर में वो रेस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होगी जो वर्क लाइफ को बैलेंस कर पाएगी। तो वर्क लाइफ बैलेंस होगा तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ये मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ग्रोथ की बात कर रहा हूं। ग्रोथ का फार्मूला उल्टा है। बिजनेस में बैठने से ग्रोथ नहीं होती। बिजनेस में ग्रोथ को रोकने के जो फैक्टर्स हैं उनको ठीक कर लो तो ग्रोथ तो अपने आप हो जाएगी। तो वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट है कि हम स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान दें कि कर्मों की निर्जरा कैसे हो,
हम एथिक्स के ऊपर ध्यान दें तो हमारी ग्रोथ होगी, पर्पस को डिफाइन कर पाएँ और उस पर स्टिक रह पाएँ तो ग्रोथ होगी। यदि हम स्ट्रेस को मैनेज रख पाएंगे तो ग्रोथ होगी, इमोशनल इंटेलिजेंसी को डेवलप कर पाएँ तो ग्रोथ होगी, और माइंडफुलनेस को जीवन में अपना पाएँ तो ग्रोथ होगी। तो मेरे ख्याल से यदि किसी को भी यदि अपने प्रोफेशन में ग्रोथ करना है तो ये कुछ सूत्र हैं जो आचार्य श्री आदि हमेशा हमें अलग अलग प्रवचन के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से, शिक्षाओं के माध्यम से समझाते हैं। उसी को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ओम अर्हम। क्वेश्चन आंसर। मैं कमल नौलखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सवाल है कि प्रेक्षा ध्यान पद्धति में ये बताया जाता है, आपने भी अभी उसको बताया कि आत्मा से आत्मा को देखें। मैं जानता हूँ मैं एक आत्मा है मेरे में, तो मैं अपने आप जब ध्यान करता हूँ तो किस आत्मा से किस आत्मा को देखूं? धन्यवाद। आत्मा के अनंत पर्याय हैं, उन पर्यायों को देखना भी आत्मा से आत्मा को देखना है। जैसे मैंने द्रव्य आत्मा से कषाय आत्मा को देखा, द्रव्य आत्मा से योग आत्मा को देखा, द्रव्य आत्मा से उपयोग आत्मा को देखा, तो वो सारा ही आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना। मत्यन वंदामी बाबू, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि इंटरनल फैक्टर्स को रोक सकते हैं कि हमें गुस्सा ना आए मेडिटेशन करके, बट कई बार क्या होता है कि लैडर में बहुत सारे हमारे सीनियर्स हैं और हमारे जूनियर्स हैं, जूनियर्स एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो वो भी हमारे ऊपर आएगा सीनियर से, तो हाउ टू कंट्रोल दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स? प्रॉपर प्रायर प्लानिंग। जो जूनियर्स हैं उनके इमोशंस को समझो, जो इमोशनल इंटेलिजेंसी है कि उनका इमोशन किससे ड्राइव होता है, काम करने का नेचर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने उनके साथ प्रॉपर प्लान कर सकते हैं। और जो सीनियर्स हैं उनके साथ में अच्छे रिलेशन बनाए रखें ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, तो बहुत सी चीज़ों में म्यूचुअल सॉल्व हो जाता है। मेरा प्रश्न था कि हम लोग जो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बहुत बार क्या होता है कि क्लाइंट से हम ऑडिट करते हैं और उसने एज पर लो गलतियाँ की होती है, पर हम उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि हमको लगता है कि ये पार्ट ऑफ बिजनेस है और थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होता है, तो वो नैतिकता है या नहीं है? क्योंकि सरकार के आधार पर तो गलत है, लेकिन क्योंकि बिजनेस करना है तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है, हम लोग मानते हैं तो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, तो क्या वो सही है? आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे तो आपने एक ओथ ली थी, वो ओथ की लाइन याद है क्या आपको? किसी सीए को याद हो तो क्या दोहराएंगे? एक्चुअली ऐसी कोई ओथ होती नहीं है, सब भूल गए लेने के बाद में, काम खत्म। ऐसी कोई ओथ होती नहीं है मुनीश्री? मेरे ख्याल से है नहीं मुनीश्री, क्योंकि 2017 में मैं सीए कॉन्फ्रेंस में गया था, तब मैंने पढ़ा था उसको। एग्जैक्ट मुझे वर्डिंग याद नहीं आ रही उसकी, बट वो सीए के ओथ के साथ में कुछ जुड़ा होता है, फेयर एंड ऐसा कुछ करके था। ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू, वो ओथ नहीं है, वो नहीं, जब जिस समय में रजिस्ट्रेशन या जो सर्टिफिकेट आता है ना, उसके साथ कुछ दिखा हुआ होता है। एग्जैक्ट मैं सर्च करके बता दूंगा, या कमल सर्च करके बता देगा गूगल पे। मुनिश्री, जो आईसीए का लोगो है वो कहता है य येषु सुक्तेषु जागृति, तो वो बोलता है कि जब दुनिया सो रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहा है। नहीं, मैं भूल रहा हूँ उससे अभी। एनीवे, तो बेसिकली कि जहाँ पे हम किसी भी क्लाइंट के साथ में उसकी गलती को इग्नोर करते हैं, तो वहाँ पे होना ये चाहिए कि उसको हम मॉडिफाई करें, कि उसे बताएं कि भाई तुम यहाँ पे भूल कर रहे हो और ये तरीका है इसे ठीक करने का, तो इस बार तो ऐसे ठीक करो और आइंदा से ये ऐसे होना नहीं चाहिए। होता क्या है कि लगभग जब मार्च एंडिंग होती है या जुलाई आता है या सितंबर अक्टूबर आता है, तभी हम फाइल को स्टडी करना शुरू करते हैं। यदि बीच में भी ऑडिट के लिए जाते रहें, एज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट समझ लो या प्रोसेस ऑडिट समझ लो, तो उस समय में वहाँ अपने आप उनके सारे प्रोसेस को ठीक कर सकते हैं कि आपके ये चीज़ें स्टेप्स ठीक नहीं है, आप इनको ठीक करो। तो उसको भी पार्ट बना दें तो अपना इग्नोरेंस कम हो जाएगा। और जहाँ कहीं भी ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा ही एडजस्टमेंट है, तो दोनों चीज़ें हो सकती है। आइदर एथिक्स पे स्ट्रिक्ट रह करके मना कर सकते हैं, ऐसे क्लाइंट को छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक आध कोई क्लाइंट कम हो गया तो वो भूखे नहीं रहेंगे।
दूसरा, उनको समझा सकते हैं कि ये तरीका सही नहीं है और इसकी ये पेनल्टी लेके आप भी एथिकल रास्ते पे चलो। वंदे मुनिवरम, मैं नवीन वागरेचा भिलवाड़ा सीए हूँ। मोदी जी, हम लोग आपके मुखारबिन से भी कई बार सुना है और कई बार हमने समझा भी है कि प्रोफेशनल, पर्सनल और स्पिरिचुअल तीनों को बैलेंस करके चलना चाहिए, पर अक्सर ऐसा हो नहीं पाता है। एक ना एक चीज़ आगे चली जाती है, उससे क्या होता है, जैसे सपोज प्रोफेशनल लाइफ आगे चली गई तो स्पिरिचुअल छूट जाएगी। तो हम कई बार जैसे यहाँ आते तो मन में रहता है कि स्पिरिचुअली हम इतने आगे नहीं है, तो बहुत से मतलब 2-4 लोग जानते हैं या 2-4 साधु संत पहचानते होंगे या हम, तो मन में ऐसा होता है कि देखो इन्हें तो सब जानते हैं। अगर स्पिरिचुअल में आगे हो गए तो प्रोफेशन में ऐसा लगता है कि वो तो कहाँ पहुँच गए और हम आज तक वहीं के वहीं हैं। और पर्सनल तो फैमिली लाइफ तो डिस्टर्ब होती है। तो तीनों को बैलेंस करने का कोई ऐसा तरीका है जिसके कारण नॉर्मल व्यक्ति, जो एक्सेप्शनल है वो तो कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति तीनों को बैलेंस कर सके, ऐसा कुछ मार्गदर्शन आप दें। इसका एक अच्छा तरीका हो सकता है, रात को जल्दी सोना सीख जाए। रात को जल्दी सोने का मतलब होगा सुबह जल्दी उठना। तो यदि 5 AM क्लब जो रॉबिन शर्मा ने चला रखा है, उस तरीके की आदत आपने डाल ली कि सुबह 5 बजे उठ गए, तो मान के चलो कि आप 10 बजे तक कुछ भी नहीं कर सकते एज ए प्रोफेशनल लाइफ। तो आपके पास में 5 घंटे का समय स्पिरिचुअल, पर्सनल, फैमिली इनके लिए मिल जाएगा। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद आप 10 से 5, 10 से 7 आपको जो अपना प्रोफेशनल और सोशल करना है वो कर लो। तो वर्क लाइफ बैलेंस बिठाने का एक सिंपल तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, कहीं ना कहीं पे एक बार डालना। जैसे बिजनेस में जो लोग बैठते हैं दुकान पे, तो उनको बोलता हूँ कि ऑफिस से कितने बजे आते हो, बोले रात को 9 बजे। मैंने कभी 8 बजे आ जाओगे तो कितना फर्क पड़ जाएगा बिजनेस में, या 7 बजे आपने दुकान बंद कर दी तो कितने ग्राहक ऐसे होंगे जो नहीं आएंगे। ऐसा तो कोई खास नहीं, बट 2-4 तो हो ही जाते हैं। मैं कहूँ 2-4 इसलिए होते हैं क्योंकि उनको पता ये भाई जी तो 9 बजे तक मिलते हैं। जब उनको ये पता चल गया कि वो दुकान या ऑफिस 7 बजे बंद हो जाती है, तो पहले आपके पास आएगा, फिर बाकी दुकानों में चला जाएगा। अदरवाइज ही इज टेकन फॉर ग्रांटेड, ये तो मिलेंगे ही, तो पहले बाकी सारा कंप्लीट कर लो, फिर उनके पास चले जाएंगे। तो इससे यदि हम अपना वर्किंग आवर को कुछ कम कर दें, और मान लिया कि महीने का 20 लाख कमाते थे, 2 लाख कम कमाया, 18 लाख ही कमाया, तो क्या कोई मेजर फर्क पड़ रहा है? यदि नहीं पड़ रहा है और मेरी लाइफ अच्छी हो रही है तो क्या प्रॉब्लम है? तो इस तरीके से अपने अपने जिसकी जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेना चाहिए। मते मंदावी, मैं विकास घोड़ावत जयपुर से। आपने कहा एथिकल एंड अनएथिकल, अगर कुछ सरकार की पॉलिसी बनी हुई है, उसमें कुछ लूप होल छूटे हुए हैं, उसका अगर अपन ऑनेस्टली उसका पालना, अगर उस लूप होल से काम करते हैं, उसमें अनएथिकल कैसे हो सकता है? यहाँ पे हाथ रख के एथिकल लगा ओके, अनएथिकल लगा मत कर। नहीं, अनएथिकल हो सकता है, मेरे मन में अनएथिकल हो, बट सरकार की गाइडलाइंस में कहीं मेंशन नहीं है कि गलत है। मन अनएथिकल का रूलिंग फैक्टर है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि अपन को लगता है एथिकल है, बट सरकार मना कर देती है, ये काम नहीं कर सकते, ये गलत है, वो अनएथिकल हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट मन है। यदि आपका मन गवाही नहीं दे रहा जिस काम के लिए कि ये मेरा अनएथिकल हो रहा है, भले ही इसका रास्ता है, तो वहाँ पे बच जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, एक किसी संस्था का विधान बना हुआ है, 1/3 विल बी रिटायर्ड। जितने भी ट्रस्टीज हैं उसमें से 1/3 रिटायर होंगे। सो इन जनरल 1/3 रिटायर होगा तो सबका 2-2 साल का टर्म है, तो 6 साल बाद में जो भी आया वो रिटायर हो जाएगा। वहाँ पे संविधान में वो बाई रोटेशन लिखना भूल गए जिसने भी बनाया था, तो वो हमेशा 1/3 को लेते हैं और बोर्ड में चूंकि 2/3 तो वही है, उसी 1/3 को रिटायर कर देते हैं। तो जो 2/3 है वो तो 20 साल से बैठे हैं और 1/3 को निकालते हैं, बोले विधान में लिखा है 1/3 शुड बी रिटायर, तो 1/3 को हमने रिटायर कर दिया। बट एथिकल क्या है कि 1/3 बी रिटायर्ड बाई रोटेशन। तो बाई रोटेशन चूंकि लिखा हुआ नहीं है, तो अब इसे एथिकल बोलो तो रूल्स में लूप होल है, और वैसे उनको यदि बोलूं कि दिल पे हाथ रखो तो बोलते हैं नहीं महाराज फिर तो गड़बड़ है। तो एथिकल अनएथिकल का खुद से बेटर जज कोई नहीं है।
मथेन बंदा में मेरा सवाल ये है कि अगर कोई कुछ गलत डिसीजन ले रहा हो, मतलब कोई बाहर वाले लोग नहीं, अपने वर्क प्लेस अपने घर में कोई लोग हो, तो गुस्सा आता है तब, बट ऐसा लगता है कि उनको समझाए कैसे। इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि अपने ही लोग होते हैं वो, और गुस्सा आता है पर अपने आप को ऐसे कंट्रोल कर लेते कि गुस्सा नहीं करना, नहीं तो और बात बिगड़ जाएगी। तो तब कैसे सॉल्व करना चाहिए? तो ऐसा है कि गुस्सा तो सॉल्यूशन हो ही नहीं पाएगा, उससे तो और बात बिगड़ जाएगी, ये तो क्लियर है। तो गुस्सा करने से तो वैसे भी फायदा नहीं है, रिलेशन का भी नुकसान और खुद का भी नुकसान। अब किसको ठीक कराना है, उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ हो सकती है वो सोचना चाहिए। हो सकता है कि कभी कभी जिस समय वो गलत कर रहा है उस समय उसे रोक सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस समय जो कर रहा है रोकने की कैपेसिटी नहीं है, बट बाद में उनके साथ में डिस्कस कर सकते हैं कि ये मेरे को ऐसा ठीक नहीं लगा। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, क्योंकि सही गलत का डिसीजन लेने में पॉइंट ऑफ व्यू भी तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो उनको समझने के बाद में यदि समझाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मथेमंद, आपने गुस्से के बारे में फरमाते हुए बताया कि हमें लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे केस में ज़्यादातर क्या होता है कि ये पता ही तब चलता है जब लाइन क्रॉस हो चुकी होती है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट स्टेज कि ये हमारी लाइन है जिसे हमें क्रॉस नहीं करना है। ऐसा है कि इसमें एक काम कर सकते हैं कि लाइन तो आप जिस समय में गुस्से में नहीं है तब अपनी डिफाइन कर लें कि यदि मैंने किसी पे हाथ उठा दिया तो लाइन क्रॉस है, किसी के अपशब्द का प्रयोग कर दिया तो लाइन क्रॉस है, बिना सोचे विचारे कुछ बोल दिया तो लाइन क्रॉस है, मेरी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई हो गई बिना सोचे तो लाइन क्रॉस है। ऐसा डिफाइन कर लें। और जब कभी वो क्रॉस हो जाए, क्योंकि होने के बाद ही पता चला कि वो क्रॉस हो गया, तो उसके साथ में एक पनिशमेंट डाल दें। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो प्राय सजेस्ट करते थे जिस दिन गुस्सा आ जाए उसके अगले दिन खाने में नमक नहीं खाना। तो 24 घंटा नमक नहीं खाएंगे तो अगली बार से आपको लाइन ही लाइन दिखेगी, क्योंकि उस लाइन के साथ में नमक दिखेगा। अगले दिन का खाना पूरा बेस्वाद हो जाएगा। तो ऐसा 2-3 बार भी हो गया तो मुझे नहीं लगता कि कभी लाइन क्रॉस कर पाएंगे। मेरा ये सवाल है कि जब हम कई बार बीइंग इन अ प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, कई बार ऐसा होता है कि हम जो करते हैं हमारा एफर्ट्स रिकॉग्नाइज नहीं होता है, हमारे एफर्ट्स रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं, और हम जो चाहते हैं कई बार वो हम करते हैं पर किसी को दिखाई नहीं देता है। तो वहाँ अपने मन को और अपना नेचर भी ऐसा हो कि हमें जताने का शौक़ नहीं है और ना लाइमलाइट में आने का शौक़ है, तो वहाँ अपने आप को कैसे संतुष्ट रखने का कि नहीं मुझे काम तो करना है, पर मुझे अंदर ही अंदर वो जो होता है ना कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लग जाता है कि लाइक ऑब्वियसली वो ऐसा बोलते कार्य किए जा फल की चिंता मत कर, पर एक पॉइंट आता है लाइफ में बीइंग इन द कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल लाइफ कि वी नीड अप्रिसिएशन और रिकॉग्नाइजेशन और व्हाटएवर, मतलब तो उसमें कैसे अपने मन को समझाने का कि ठीक है हो गया जो हो गया। ऐसा 2 चीज़ें कर सकते हैं इसमें। एक तो ये कर सकते हैं कि मैं मेरी ग्रोथ की क्राइटेरिया चेंज कर दूं कि मेरा ग्रोथ डेजिग्नेशन से नहीं है, मेरा ग्रोथ नॉलेज के साथ है, मेरा ग्रोथ मेरी स्किल के साथ है। तो यदि मेरा ग्रोथ हो रहा है तो मुझे सेटिस्फेक्शन अपने आप मिलने लग जाएगा। या मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ उसके लिए मैंने क्या किया वो मेरा क्राइटेरिया बन जाए कि मैंने मेरा और बेस्ट दिया क्या, तो मुझे अपने आप खुशी मिलती है। मैं भी अभी काम कर रहा हूँ और मैं यदि हर समय ये आशा अपेक्षा रखूँ कि आचार्य श्री मुझे अप्रिशिएट करेंगे, आचार्य श्री मुझे अप्रिशिएट करेंगे, जरूरी नहीं भी किया तो यदि मैं अप्रिशिएशन के लिए करूँगा तो मुझे हर बार तकलीफ होगी। और यदि मैं मेरी खुशी के लिए कर रहा हूँ कि मेरा धर्म संघ मुझे काम करना है तो मुझे हर बार खुशी मिलेगी कि मैंने मेरे धर्म संघ के लिए कुछ किया। तुमने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, क्या किसी ने अप्रिशिएट किया? पर कभी यह सोचा कि मैं इसे कहाँ पाल रही हूँ, इतना टाइम लगा रही हूँ? कभी मम्मी ने कभी किसी ने अप्रिशिएट किया मम्मी को कि आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया? खुद भी नहीं करते और भी नहीं करते, बट वो अपना फर्ज समझते हैं।
तो जब फर्ज समझते हैं तो एप्रिसिएशन की भावना कम हो जाती है, फिर वो फर्ज की भावना में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन अपने आप मिल जाता है। सेकंड, जो लाल बहादुर शास्त्री वाली कहानी आचार्य श्री बहुत सी बार फरमाते हैं कि एक नींव का पत्थर होता है और एक महल का झंडा होता है या महल का कंगूरा होता है। तो कंगूरा सबको दिखता है कि इतना बड़ा ऊंचा महल है, बट उसके मूल में तो नींव का पत्थर होता है। तो नींव का पत्थर यदि सोच ले कि मुझे ऊपर आना है तो मकान टूट जाएगा। तो जिसका जो जहां पार्ट है उसको अपना रोल प्ले करते रहना चाहिए। मथेनोंदमी मुनिश्री, एक क्वेश्चन था कि जैसे कभी भी स्ट्रेस होता है तो कायोत्सर्ग से पहले मुझे काफ़ी आराम मिलता था, मतलब विचार निर्विचार हो जाता था और मन शांत हो जाता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि जिस समय कायोत्सर्ग करते हैं मन के विचार शांत होते नहीं है, वो चलते रहते हैं। मैंने जैसे नमस्कार महामंत्र के अक्षर पर भी ध्यान करने की कोशिश की, उसके अलावा कभी ओम भिक्षु की माला फेरने की कोशिश भी की कायोत्सर्ग से पहले, लेकिन फिर भी विचार शांत नहीं होते। क्या रीज़न हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर कुछ इस बारे में गाइडेंस हो। कल हमने डिस्कस किया था समताल श्वास प्रेक्षा के बारे में रूम में, तो उसका एक बार प्रयोग करके देखें। कायोत्सर्ग से पहले 5 मिनट समताल श्वास प्रेक्षा कर लें, फिर कायोत्सर्ग कर लें। मथेन वंदामी, मेरा नाम राहुल मेहता है। मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है गुरुदेव, आपने जैसे फरमाया अभी कि वर्क लाइफ सब हमको बैलेंस करना चाहिए और फैमिली को ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए। पर मथेन वंदामी, जब भी हम किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं या किसी के बारे में, हम जो सक्सेसफुल लोग हैं जिनके बारे में हम जानने की उत्सुकता रखते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जैसा वो आगे बढ़ा है वैसे हम भी आगे बढ़े, तो हमारे मन में हमें ये सुनने मिलता है कि जो चीज़ आपको चाहिए उसके पीछे आप पागल बन जाओ। जो आपको चाहिए सुबह दोपहर शाम, अगर आप उस चीज़ के पीछे नहीं जाओगे तो मुझे नहीं लगता, ये मेरा खुद का भी पॉइंट ऑफ व्यू है, कि आप उस चीज़ को प्राप्त कर पाओगे। और वो चीज़ प्राप्त करने के लिए अगर कुछ खोना पड़ता है, कुछ चीज़ छोड़नी पड़ती है, तो उस चीज़ को छोड़ना वो आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। अगर आपको लाइफ में कुछ प्राप्त करना है, उसके लिए अगर हमें फैमिली का भी हमें कुछ समय के लिए छोड़ना पड़े या अपने कुछ इम्पोर्टेंट कार्य उनको भी छोड़ना पड़े, तो उसके लिए अगर आप कुछ दिशा निर्देश दें कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही है या गलत है, या कैसे क्या, प्लीज़ गाइड। मेरे ख्याल से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इससे डिफरेंट है। पॉइंट ऑफ व्यू तो सबके अपने अपने हो सकते हैं। मेरा मानना है कि कोई भी ग्रोथ जब तक वो बैलेंस्ड नहीं हो तब तक वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकती। यदि बिजनेस में मुझे बहुत ग्रोथ करना है, सुबह से शाम तक पागल की तरह बिजनेस पे ही लगा रहूं, चाहे सॉफ्टवेयर बनाने में, कोडिंग में, मेहनत में, माल बेचने में, कुछ भी, तो यदि आदमी दिन रात उसी में लगा रहेगा तो उसको रात को सोना नहीं चाहिए, उसे खाना खाना नहीं चाहिए, उसे कहीं पे आना जाना नहीं चाहिए, सिर्फ काम 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 करना चाहिए पागलों की तरह। डेफिनेटली वो महीने भर में पागल हो जाएगा, कोई इफ एंड बट मुझे नहीं लगता। हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, कितना ही काम करो उसे सोने के समय सोना ही पड़ेगा। बॉडी का एक मैकेनिज्म है, खाने के समय उसे खाना ही पड़ेगा। तो बोलोगे कि भी खाना भी नहीं खाना है तो नहीं चलेगा। बैलेंस करना है तो खाना इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करना है तो सोना इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करना है तो उसके लिए घूमना इंपॉर्टेंट है, बैलेंस रखना है तो उसके लिए फैमिली भी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वो अकेला हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, उसे कोई संभालने वाला नहीं होगा। वो फेलियर हो गया तो उस इमोशन के सिचुएशन में उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा। उस समय ढूंढेंगे फैमिली, तो तब तक तो तलाक के पेपर आ चुके होंगे। तो बैलेंस होगा तो ही ग्रोथ होगी। किसी भी फील्ड में देख लो आप, बिना बैलेंस के कोई भी ग्रोथ नहीं कर सकता। और जिन किसी ने भी ग्रोथ किया है उनकी ऑटोबायोग्राफी यदि आपने पढ़ी हो, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी होगी। बट वो कब है कि जिस समय में वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। ऐसा नहीं है कि वो 24 घंटे ही उसी में रहते थे, वो भी सोते ही होंगे 100%। वो भी अपनी फैमिली के साथ कुछ समय तो बिताते ही होंगे, और या फैमिली उनके साथ में कहीं कंप्रोमाइज एडजस्ट करके चलती होगी, या उन्होंने बाद में फैमिली के साथ उसका कंपनसेट किया होगा। बट कहीं ना कहीं साथ में तालमेल बिठाए बिना कोई चीज़ होगी तो वो लाइफ को डिस्टर्ब करेगी। ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है।
उसी में स्पिरिचुअलिटी भी है, उसी में फैमिली भी है, बिजनेस भी है। और अल्टीमेट एक और सुन लेना, कभी मिल जाए तो, पर्पस ऑफ लाइफ, कि बिजनेस एंड सक्सेस, उसका भी पर्पस क्या है। तो पर्पस आइडेंटिफाई कर लोगे तो तुमको खुद को सॉल्यूशन मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन मथेन वंदामी। मुनिवरम, हम ये कोशिश करते हैं आज के जिस माहौल में हम चल रहे हैं, तो ये देखते हैं कि काफ़ी जगह पे एंटरटेनमेंट एक दुनिया है, स्पिरिचुअलिटी एक दुनिया है, बिजनेस है, फैमिली है, दोस्त है। जब हम इतने सब साथ में लेके चलते हैं, बैलेंस करना कठिन हो जाता है। हमको पता है प्रायोरिटी हमारी क्या है, फिर भी हम लोग प्रायोरिटी को भूल के किसी और की तरफ झुकाव हो जाता है, जिसे बोलते हैं अट्रैक्शन। तो आज की तारीख में दुनिया में अट्रैक्शन ज़्यादा है। हो सकता है कि मुझे व्याख्यान सुनने में अट्रैक्शन है, सामायिक में अट्रैक्शन है, बट किस प्रकार से हम अपने आप को संतुलित बना के रखें कि हमारा अट्रैक्शन सब जगह पे इक्वली आता जाए। क्योंकि बैलेंस करना हमको लगता है करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं हम लोग चूकते जा रहे हैं। इसीलिए तो इतनी देर से 1 घंटे से बोले जा रहा हूं। एंड बैलेंस इक्वल नहीं होगा, ये याद रखना। टाइम के अकॉर्डिंग सबका शेयर चेंज होता है। मतलब 80s में आप बोलोगे कि भी 8 घंटा दुकान पे बैठो, तो इट इज नॉट फेयर। वो 8 घंटा धर्म ध्यान का है। बिजनेस के समय में 2 घंटा है, वहां पे उस समय, तो सबका शेयर चेंज होता रहता है। ठीक है।